नमस्ते बच्चों, आज हम धारा विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे। इस इकाई में आगे के प्रकरण विद्युत वाहक बल के बारे में देखते हैं हम कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। आप देखते हैं कि परिपथ जो बना होता है उसमें दो परिपथ होते हैं, पहला अंतः परिपथ और दूसरा बाह्य परिपथ। तो बाह्य जो परिपथ होता है, बाह्य परिपथ में सेल जैसा आप देखे होंगे। सेल यदि हम देखें तो सेल में यदि हम सेल का प्रयोग करें तो सेल में कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं। पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। तो सेल में बाह्य परिपथ में सेल में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो धन से किसकी ओर होता है? ऋण सिरे की ओर होता है। धन से ऋण सिरे की ओर विद्युत धारा का प्रवाह बाह्य परिपथ में होता है और सेल के आंतरिक सिरे पर अर्थात अंदर की ओर, सेल के अंदर की ओर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। तो सेल यदि हम एक देखते हैं तो सेल का यदि निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से एक सेल होता है जिसमें ऊपरी सिरा ये धनात्मक है और निचला सिरा ये ऋणात्मक है। तो सेल के बाहर यदि हम देखें तो धन से किसकी ओर होगा? ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होगा। और सेल के अंदर, ये सेल का अंदर आंतरिक जिसमें रसायन होते हैं, तो सेल के अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है। तो इस सेल के अंदर ऋण से किसकी ओर होगा? धन की ओर होगा। और जो लगातार ऊर्जा है, जो विद्युत धारा है, वो प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से एक यदि हम सेल लें तो बाह्य परिपथ में धन से ऋण सिरे की ओर धारा का प्रवाह होता है और आंतरिक सिरे अंदर की ओर ऋण से धन की ओर प्रवाहित होता है। यदि हम विद्युत वाहक बल की परिभाषा यदि देखें तो एकांक आवेश को, आवेश कैसा है? एकांक मतलब एक। तो एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मैं क्या बोल रहा हूं? एकांक आवेश, आपका आवेश कैसा है? एकांक। उसको उस पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितनी ऊर्जा व्यय करनी होगी, जो ऊर्जा व्यय होगी वही आपका कहलाएगा विद्युत वाहक बल। तो हम विद्युत वाहक बल की यदि परिभाषा देखें तो हम लिखेंगे एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है यदि हम Q आवेश यहाँ पे हम लेते हैं एकांक आवेश, तो हमारे पास यदि Q आवेश है, आवेश की मात्रा Q है, Q आवेश हम लेते हैं और हमको कार्य को हम किससे दर्शाते हैं? W से। तो यदि हम Q आवेश लें और Q आवेश एकांक आवेश लें और जो किया गया कार्य वो हो W, तो
विद्युत वाहक बल E बराबर किया गया कार्य W बटे आवेश। तो विद्युत वाहक जो बल है जिसको हम E से दर्शाते हैं, कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यदि हम कहें तो विद्युत वाहक बल E बराबर कार्य बटे आवेश। विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल E बराबर W अपॉन Q। W यहाँ पे वर्क है, कार्य है, Q जो है वो है आवेश। E बराबर W अपॉन Q विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। अब ये वोल्ट जो है वो कैसे 1 वोल्ट होगा? 1 वोल्ट कब कहलाएगा? जब हम कार्य करें 1 जूल। 1 जूल हम कार्य करें कब? जब हमारे पास आवेश हो 1 कूलाम। तो वो कहलाएगा 1 वोल्ट। तो यदि हम 1 कूलाम का आवेश लें, 1 कूलाम आवेश लें और उससे जो किया गया कार्य है वो कितना हो? 1 जूल हो, तो हमारी जो इकाई है वो कहलाएगी 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर हम कह सकते हैं कि 1 जूल बटे 1 कूलाम। जब सेल खुले परिपथ में होता है, सेल कैसा होता है? खुले परिपथ में होता है, तो इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य, जब सेल हमारा खुले परिपथ में होता है तो उनमें इलेक्ट्रोड होता है, उनके मध्य अधिकतम विभवांतर उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए? विभवांतर अधिकतम हो जाए तो उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल E कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में यदि हम देखें तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो 2 इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम सेल का विद्युत वाहक बल E कहते हैं। तो और एक परिभाषा आप लिख सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल जो है, जब सेल कैसा हो? खुले परिपथ में। जब सेल खुले परिपथ जब सेल खुले परिपथ में हो विद्युत वाहक बल, जब सेल खुले परिपथ में होता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है तब उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं।
और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। विद्युत वाहक बल को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है, सेल खुला परिपथ का निर्माण करता है, तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर, जो विभवांतर अधिकतम होता है, उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर के बारे में देखते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर कि सेल का जो टर्मिनल विभवांतर वो होता क्या है। तो जब सेल बंद परिपथ में होता है, सेल कैसा होता है? बंद परिपथ में होता है, तब सेल से धारा जो है वो ली जाती है। जब सेल बंद परिपथ में होता है तभी हम सेल से धारा ले सकते हैं, धारा ली जाती है। तो बाह्य जो परिपथ है उसमें एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जाती है, तब बाह्य परिपथ के एकांक आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं और इसे हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर बराबर हम इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि जब सेल बंद परिपथ में होता है जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात जब सेल से धारा ली जाती है, अर्थात जब सेल से धारा ली जाती है तो बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा को क्या कहेंगे? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं।
व्यय ऊर्जा को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है किनको कहेंगे, जब सेल बंद परिपथ में होता है। ये आना चाहिए, हमारा परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से धारा ली जाती है, जब हमारा सेल बंद परिपथ में होगा तभी उस सेल से धारा ली जाएगी और वह बाह्य परिपथ में एकांक आवेश, उसमें जो एकांक आवेश है उसको प्रवाहित करने में कुछ ऊर्जा व्यय करनी होगी और वही व्यय ऊर्जा है सेल का टर्मिनल विभवांतर और इसे हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने देखा विद्युत वाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर। अब इन दोनों में क्या अंतर है, देखा जाए तो दोनों क्या है, एक समान है। तो इनमें हम अंतर के रूप में क्या अंतर है उसको देखें। तो आइए हम देखते हैं विद्युत वाहक बल और सेल के जो विभवांतर है, विभवांतर में अंतर। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में हम अंतर यहाँ पे करते हैं। तो अंतर हम देखते हैं किनके बीच, विद्युत वाहक बल और विभवांतर। तो इस प्रकार से हम दो भागों में इसको बांट दिया। तो यहाँ पे हम इसको दो भागों में बांटा है, एक तरफ विद्युत वाहक बल है और दूसरी तरफ विभवांतर है। तो विद्युत वाहक बल देखे कि हमने जब सेल के जो दोनों ध्रुव हैं, सेल के दोनों ध्रुव उनके बीच जो अधिकतम विभवांतर है उसे ही क्या कहते हैं हम, विद्युत वाहक बल। लेकिन कब, जब सेल खुले परिपथ में हो। तो पहला अंतर ये हो जाएगा कि सेल के दोनों ध्रुवों के बीच क्या हो, अधिकतम विभवांतर सेल के दोनों ध्रुवों के बीच अधिकतम विभवांतर जब सेल क्या हो, खुले परिपथ में हो, वो क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का पहला जो है, सेल के दोनों ध्रुवों के बीच अधिकतम विभवांतर जब सेल खुले परिपथ में हो, विद्युत वाहक बल कहलाता है। विभवांतर की तरफ हम क्या लिखेंगे, विद्युत परिपथ के किन्हीं बिंदुओं के बीच किसका अंतर, विभव का अंतर। दो बिंदु हैं, उनके विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। तो नाम से स्पष्ट है विभवांतर। तो हम लिखेंगे विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं
के विभवों का अंतर है। तो विभवांतर क्या है? विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर है और विद्युत वाहक बल सेल के दोनों ध्रुवों के बीच अधिकतम विभवांतर जब सेल खुले परिपथ में हो। दूसरा अंतर यदि हम देखें तो और क्या हो सकता है? जो विद्युत वाहक बल है, एक शब्द है विद्युत वाहक बल, इस शब्द का जो हम उपयोग करेंगे, विद्युत वाहक बल शब्द का जो उपयोग है वो हम कहाँ कहाँ करेंगे? तो विद्युत वाहक बल अधिकतम विभवांतर उत्पन्न करने वाले उपकरणों पे करेंगे। तो आप जानते हैं कि जनरेटर सुने हैं? तो जनरेटर जो होता है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जनरेटर है, उसके लिए हम इस विद्युत वाहक बल शब्द का उपयोग करेंगे। सेल में भी क्या होगा? विद्युत वाहक बल होगा। और इसी प्रकार से बैटरी में भी विद्युत वाहक बल धारा ली जाती है अधिकतम। डायनेमो आपने सुना होगा, डायनेमो। तो ये सारे जो उपकरण हैं इनमें विद्युत वाहक बल शब्द का जो है वो उपयोग किया जाता है। विभवांतर जो शब्द है इसका जो उपयोग है दो बिंदुओं के लिए किया जाता है। दो बिंदुओं के विभव का अंतर क्या है? विभवांतर। तो इस शब्द का जो उपयोग है, किस शब्द का? विभवांतर शब्द का उपयोग दो बिंदुओं के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से आप अन्य अंतर और देख सकते हैं। तीसरा अंतर, विद्युत वाहक बल। यदि हम कोई विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं और यदि वो विद्युत परिपथ भंग हो गया, किसी कारण से वो भंग हो गया, तो विद्युत परिपथ के भंग होने पर विद्युत वाहक जो बल है उसका जो अस्तित्व है क्या रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? विद्युत वाहक बल क्या है? दोनों ध्रुवों के बीच अधिकतम विभवांतर। तो जब भंग हो जाएगा तब भी उनके ध्रुवों में क्या रहेगा? विभवांतर। तो विद्युत परिपथ भंग होने पर अस्तित्व रहता है किसका? विद्युत वाहक बल का। तो हम लिखेंगे कि विद्युत परिपथ भंग होने पर अस्तित्व रहता है और विभवांतर का अस्तित्व रहेगा। विभव में अंतर है, वो क्या होगा? अस्तित्व नहीं रहता है। तो अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो विद्युत परिपथ भंग होने पर अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विद्युत परिपथ भंग होने पर अस्तित्व कैसा हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये इसका तीसरा अंतर। और इसके आगे अंतर देखते हैं। तो हम विद्युत वाहक बल और विभवांतर के अंतर देख रहे थे, जिसमें हम चौथा अंतर यदि देखें तो चौथा अंतर
सोचिए आप क्या हो सकता है विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच, और हम क्या अंतर कर सकते हैं। चौथा अंतर, सेल जो है उसका विद्युत वाहक बल, सेल में क्या है, विद्युत वाहक बल है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध जो होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो विद्युत वाहक बल जो है सेल का वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लिखेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ठीक, यहां पे क्या होगा, विभवांतर जो है वो प्रतिरोध पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो प्रतिरोध के मान पर विभवांतर प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। अब जो पांचवा मुख्य अंतर है विद्युत वाहक बल और विभवांतर का, वो है इस विद्युत वाहक बल के कारण ही पूरा जो परिपथ है जिसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं, इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो इसके कारण, मतलब कौन, विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत वाहक बल के कारण ही विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। विद्युत वाहक बल के कारण ही विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ये मुख्य अंतर है। और पांचवा जो विभवांतर के लिए है वो क्या करता है, क्या होता है विभवांतर में, क्या उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न होता है, विभवांतर, विभवांतर। तो जो परिपथ है उसमें क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 5 अंतर देखे विद्युत वाहक बल और विभवांतर के। इसके पश्चात हम जो विद्युत वाहक बल, इसके स्रोत क्या क्या स्रोत हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं विद्युत वाहक बल के स्रोत क्या हैं, सेल, बैटरी, डायनेमो, है ना। तो ये सब हैं विद्युत वाहक बल के स्रोत। अब इनमें पहला जो है वो क्या है, सेल। सेल क्या है, विद्युत वाहक बल का स्रोत है। तो इस सेल में क्या होता है, आइए देखते हैं। सेल,
तो विद्युत वाहक बल का स्रोत है सेल। तो सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? सेल में होती है रासायनिक ऊर्जा। तो सेल में आप जानते हैं सेल में क्या होता है? रसायन, जिससे कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? रासायनिक ऊर्जा। इस जो रासायनिक ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, सेल आप उपयोग में लाते हैं, तो जो सेल है जिसके अंदर रसायन भरा हुआ है, रासायनिक ऊर्जा जिसे हम कहेंगे, और उस रासायनिक ऊर्जा का हम किस ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। तो रासायनिक जो ऊर्जा है वो सेल में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो हम यहाँ पे यदि एक सूत्र के रूप में लिखें कि सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब सेल के द्वारा हम क्या करते हैं? सेल यदि हम उपयोग में लाएं तो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखा जा सकता है। यदि हम कोई विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं, अब उसमें हमको धारा प्रवाह की आवश्यकता है, तो हम सेल के माध्यम से लगातार धारा के प्रवाह को बनाए रख सकते हैं। और सेल को हम विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि हम धारा के प्रवाह को रासायनिक क्रिया के माध्यम से लगातार, जो परिपथ है उसमें धारा के प्रवाह को लगातार हम निरंतर बनाए रख सकते हैं। किसके माध्यम से? सेल के माध्यम से। इसलिए हम सेल को विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। तो एक सेल है जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। तो एक सामान्य जो हम सेल है उसको विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम। ओम साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम। ओम के नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1828 सन 1828 में, काफी पहले सन 1828 में इन्होंने विभवांतर और धारा, विभवांतर को हम V से दर्शाते हैं, V व I, विभवांतर व धारा में संबंध स्थापित कर एक नियम दिया जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। V व I में संबंध प्रतिपादित किया जिसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो जर्मन वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने सन 1828 में
विभवांतर व धारा के बीच संबंध प्रतिपादित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती से तात्पर्य क्या होता है? समानुपाती, मतलब समान रूप से। तो उन्होंने ये नियम दिया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था से तात्पर्य लंबाई, ताप आदि से है, में यदि परिवर्तन ना हो, उसकी भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उनके सिरों पर आप विभवांतर लगाएंगे तो विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो किस पर निर्भर करेगी? विभवांतर पर। तो विभवांतर के क्या होगी? वो अनुक्रमानुपाती होती है, जिसको हम समानुपाती भी कहते हैं। यदि हम सूत्र रूप में लिखें तो V क्या होगा? जो विभवांतर है वो धारा I के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। ये जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। तो V अनुक्रमानुपाती I ये सूत्र रूप में हुआ। या जब हम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती के जगह पर के स्थान पर बराबर का यदि चिन्ह लगाएं तो क्या होता है? एक नियतांक हमको वहां पे लगाना पड़ता है। तो V बराबर हम कहेंगे RI। R यहाँ पे क्या है? नियतांक है, जिसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। R क्या है? नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध भी कहते हैं। तो ओम के नियम से हम कहेंगे कि V अनुक्रमानुपाती I या V बराबर RI। R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध। अब यदि हम इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा? R बराबर, इसका मान हमको ज्ञात करना है तो I कहाँ चला जाएगा? V अपॉन क्या हो जाएगा? I। तो R बराबर V बटे I। तो R जो है क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध विभवांतर और धारा के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, हम ये ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो R है V बटे I होता है।
प्रतिरोध बराबर V क्या है, विभवांतर बटे I क्या है, धारा। तो इस प्रकार से R जो है वो प्रतिरोध है, V जो है वो विभवांतर है, I क्या है, धारा। विभवांतर और धारा का जो अनुपात है वो प्रतिरोध कहलाता है। यदि हम विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचें, यदि हम इनके मध्य ग्राफ खींचें, विभवांतर को x अक्ष में और धारा को y अक्ष में लें, तो हमें जो मूल बिंदु है, केंद्र है, वो उससे होती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो विभवांतर के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो जैसा जैसा आपका वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, धारा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कि ये वोल्टेज और धारा के अकॉर्डिंग हम ग्राफ खींचते हैं, तो एक हमको सीधा यदि देखें तो एक क्या मिलती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये हो गई सरल रेखा। तो यदि हम ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ओम का ये जो नियम है केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। ओम का नियम धातु चालकों के लिए ही सत्य माना गया है। तो आप याद रखेंगे कि ओम का नियम धातु चालकों के लिए ही सत्य है। ओम का नियम धातु चालकों के लिए सत्य है। अब इस ओम के नियम की सीमाएं हैं। ओम के नियम की सीमाएं क्या क्या सीमा होनी चाहिए? भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। तो हमारी पहली सीमा होगा कि जो चालक का ताप है वो नियत रहे। चालक का ताप कैसा होना चाहिए? नियत। और दूसरा क्या हो सकता है? जो चालक है उसमें किसी भी प्रकार की विकृति, मतलब वो चालक विकृत नहीं होना चाहिए। तो जो पहली सीमा है चालक का ताप नियत रहे, और दूसरी चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। इस प्रकार से ओम के नियम की दो सीमाएं हैं, चालक का ताप नियत रहे और चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। अब इस ओम के नियम की हम व्युत्पत्ति करते हैं कि ओम की जो नियम है उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से, क्या हमको व्यंजक मिलेगा। तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति हम यदि देखें तो कोई चालक तार है जिसकी लंबाई है
चालक तार की लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। एक चालक तार हम लेते हैं जिसकी लंबाई है स्मॉल एल, उस चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, उस चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, हम उसे लेते हैं कैपिटल ए। कैपिटल ए से हम उसे दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई स्मॉल एन। अब विभवांतर हम किससे लेते हैं, विभवांतर को कैपिटल वी से। तो जब हम चालक तार पर विभवांतर कैपिटल वी आरोपित करते हैं तो उसमें धारा क्या प्रवाहित होगी, कैपिटल आई। तो जब हम विभवांतर उत्पन्न करते हैं, विभवांतर V यदि हम लगाते हैं तो चालक तार में धारा प्रवाहित होती है I। तो उस चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल ई बराबर हो जाएगा विभवांतर V बटे उस चालक तार की लंबाई। तो E बराबर V बटे L। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है इनके कारण मुक्त जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पे लगने वाला बल कितना होगा। तो देखते हैं हम, विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल F। तो कैपिटल F बराबर, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो गया, E, और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, कैपिटल E। तो ये स्मॉल e है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो बल है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो F बराबर E इंटू कैपिटल E। अब हम मान रख देते हैं, E का मान क्या है, V अपॉन L। इस E के जगह हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लगने वाला बल F बराबर E V अपॉन L। तो बल हमारे पास आएगा E V अपॉन L, जहां पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कैसा है, स्मॉल m। तो प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है स्मॉल m। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान है जो कि क्या है, स्मॉल m है। तो यदि हम त्वरण निकालें तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि m है तो त्वरण बराबर ये होगा बल बटे द्रव्यमान, F बटे m। त्वरण को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण A बराबर F बटे m।
तो F का मान हमने निकाला है EV/L। तो त्वरण मान यदि हम रखें तो A बराबर F का मान क्या है EV/L और अपॉन में कितना है m। तो हमारे पास आ जाएगा त्वरण A बराबर EV/LM या mL। तो इस प्रकार से हमने त्वरण की गणना की। A बराबर EV/LM या mL हम इसे लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम अगली कक्षा में ओम के नियम को आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।